हेलो एंड वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हार्मोन्स और उनके केमिकल नेचर्स के बारे में। तो हम जानते हैं हमारे बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम है और इस सिस्टम में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं और उन ग्लैंड्स से बहुत सारे जो हार्मोन्स रिलीज होती हैं जो ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं। सो उनका डिफरेंट डिफरेंट अपना नेचर होता है, ठीक है। सो उनका केमिकल नेचर्स हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट होता है लर्न करना। एक्चुअली मुझे खुद बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी इसमें। तो मैं आपको कुछ ट्रिक देने वाला हूँ आज, जिसके हेल्प से आप जितने भी हार्मोन्स हैं उन्हें और उनके केमिकल नेचर्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली हमारे एग्जाम में बहुत मतलब ऐसा पूछता है कि कुछ हार्मोन्स के नेम गिवन रहते हैं और पूछता है कि बताओ इसमें से कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो पेप्टाइड इन नेचर हैं, ठीक है, या फिर जो प्रोटीनेसिस इन नेचर हैं, या फिर जो स्टेरॉइड इन नेचर हैं। तो फिर अब हम मालूम रहेगा तभी हम उसे हैंडल कर पाएंगे, राइट। या फिर कभी कभी रिटन एग्जाम में ये पूछता है कि 2 या 3 हार्मोन्स के नाम लिखो, ठीक है, जो प्रोटीनेसिस इन नेचर हैं या फिर जिनका नेचर अमाइंस नेचर हो, ठीक है। तो आपको वो मालूम होना चाहिए, ओके। इसके अलावा अगर आप इनके नेचर्स के बारे में, इनके केमिकल नेचर्स के बारे में जानते होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इनके स्टडीज़ में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं उनका मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स का अलग अलग होता है, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए कुछ जो हार्मोन्स होते हैं उनका जो रिसेप्टर होता है, एक्चुअली वो जो जहाँ पे उसको काम करना है वहीं करेगा, लेकिन वो किसी प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं उनका जो रिसेप्टर होता है जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और बहुत सारे जो होता है उनका साइटोप्लाज्म में या डायरेक्ट न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो हमारे सेल के अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं, वो जाकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, उसके बाद से एक सेकेंडरी मैसेंजर एग्जिस्टेंस में आता है और उसके बाद से वो आगे की तरफ प्रोसीड करता है। लेकिन बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं और डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करते हैं या फिर डायरेक्ट न्यूक्लियस में ही जाकर के बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हमें मालूम चलेगा, हार्मोन को देख करके हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। या फिर तो ये आपको उनका केमिकल नेचर मालूम रहेगा तभी आप इसको बता सकते हैं, राइट। तो मैं अभी आपको कुछ ट्रिक देता हूँ जिसकी हेल्प से आप उन हार्मोन्स को और उनका केमिकल नेचर्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली बताने का तो बहुत सारी चीज़ है, लेकिन मैं अगर बहुत ज़्यादा इसमें बताने लगूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं। तो एक्चुअली 4 तरह के हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। सो मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे हार्मोन्स के बारे में जिसे अमाइन इन नेचर हो, ठीक है। कुछ जो होंगे वो पेप्टाइड्स हार्मोन। फिर आपका कुछ प्रोटीनेसियस हार्मोन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद से आपका स्टेरॉइड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं बता दूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अमाइन, पेप्टाइड एंड प्रोटीन, एक्चुअली अगर आपको मालूम हो तो ये तीनों के तीनों किससे मिलकर बने होते हैं? ये तीनों के तीनों अमाइन एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अमाइन भी, पेप्टाइड्स भी एंड प्रोटीन भी। सो बहुत सारे बच्चे बोले हैं कि फिर इसमें क्या फ़र्क है, हम क्यों इसे डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये तीनों के तीनों बने किससे हैं? अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, राइट। सो अब देखिए एक्चुअली कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है इनमें, तभी हम इसे डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुला रहे हैं, राइट। सो अब देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद से मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली देखो जो ये तीनों के तीनों है ना, ये तीनों अमाइनो एसिड से ही मिलकर बने होते हैं, लेकिन अमाइंस उसे बोलते हैं जो एक सिंगल अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होता है, ठीक है। तो अमाइन हार्मोन्स वो होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल अमाइनो एसिड से डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। उसे हम लोग अमाइन बोलेंगे। अब देखिए पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स में क्या है कि ये दोनों के दोनों जो अमाइनो एसिड के चैन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स से बने होते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क है, इनमें जो अमाइनो एसिड है उनके नंबर में फ़र्क है, ठीक है। जैसे कि जो पेप्टाइड्स होता है, देखिए जैसे मैं लिख देता हूँ, देखिए ये 1 अमाइनो एसिड ओनली 1 अमाइनो एसिड से बना होता है। और जो पेप्टाइड्स है ना, ये आपके 2 to 50 अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो पेप्टाइड्स हैं वो किससे बने होते हैं? आपके 2 से 50 अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ये इन दोनों के बीच, ये दोनों नंबर के बीच में कहीं भी आ सकता है, ठीक है। मे बी पेप्टाइड्स 20 अमाइनो एसिड्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, 32 अमाइनो एसिड्स के भी हो सकते हैं, 31 अमाइनो एसिड्स के भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होंगे और 51 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो वो उसको बोलेंगे हम लोग पेप्टाइड हार्मोन। अब देखिए प्रोटीन इसको बोलेंगे, प्रोटीन आपका 51 to
आगे कुछ हो सकता है, ठीक है, वो उससे बोलेंगे सबसे लॉन्गेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट प्रोटीन। तो देखिए जिसमें क्या होता है 51 टू आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 90, ठीक है, 92, 114 ऐसे कुछ, ठीक है, इतने अमाइनो एसिड्स अगर होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिर प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। सो देखिए ये एक्चुअली दोनों अमाइनो एसिड या पॉलीपेप्टाइड चैन ही है, लेकिन नंबर की वजह से इसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम से कॉल कर रहे हैं। जैसे पेप्टाइड बोलेंगे अगर जो चैन है वो 2 या 50 अमाइनो एसिड के बीच में वेरी करेगा, लाई करेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये पेप्टाइड हार्मोन से, ये पेप्टाइड है, ठीक है। प्रोटीन कब बोलेंगे, जब 51 से फिर कितना भी हो सकता है, ओके। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। और उसके बाद से स्टेरॉइड तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से बना होता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी वगैरह है, बाइल एसिड है, ये सब कोलेस्ट्रॉल से है, ठीक है। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सारी चीज़ भी, ओके। तो अब देखिए फिर हम अब ट्रिक बताते हैं। ये मैंने बता दिया, किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए, ओके। सो अब ट्रिक कुछ ऐसा है कि देखिए पहले हम लोग बात करेंगे अमाइन हार्मोन्स के बारे में। तो अमाइन हार्मोन्स के बारे में बात करने के लिए पहले मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है। देखो ओके, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है अमाइन हार्मोन्स। और इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वो ये है, आमिना मूव्ड टू न्यू इंग्लैंड, ओके। यहाँ पे देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आमिना मूव टू न्यू इंग्लैंड। अब देखिए ये जो आमिना है ना, ये आपको अमाइन हार्मोन को रिप्रेजेंट करेगा, इससे आपको याद हो जाएगा वो ये अमाइन हार्मोन है, ओके। इसके बाद से जितने भी वर्ड हैं उनका जो पहला लेटर है वो क्या करेगा, एक ऐसे हार्मोन को रिप्रेजेंट करेगा जिसका नेचर कैसा है, इसके नेचर अमाइन है, ठीक है। अब देखिए इससे हो जाएगा आपका मेलाटोनिन, टी से हो जाएगा आपका थायरोक्सिन, एन से हो जाएगा आपका नॉर एपिनेफ्रिन, ओके, सॉरी ये मेलाटोनिन में इसे नहीं होता है, ठीक है। ई से हो जाएगा आपका एपिनेफ्रिन, ओके। सो देखिए इस तरह आप ये जो जितने भी ये जैसे मेलाटोनिन है, थायरोक्सिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, ये चारों के चारों हार्मोन्स का नेचर क्या होता है, अमाइन नेचर होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी सेंटेंस है, एक आमिना मूव टू न्यू इंग्लैंड, और आमिना से आपको याद हो जाएगा ये जितने भी ये सब के सब अमाइन नेचर है, और उसके बाद से आप इन हार्मोन्स का नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आमिना मूव टू न्यू इंग्लैंड से आपको प्रॉब्लम है तो आप इसे लिख सकते हैं अमीर मीर ENT, ठीक है, ठीक है। इससे आपको हो जाएगा अमाइन, और इसके बाद से एम से मेलाटोनिन, ENT डॉक्टर ईयर नोज एंड थ्रोट, आप लोग जानते हैं। तो ई से हो जाएगा एपिनेफ्रिन, एन से हो जाएगा नॉन एपिनेफ्रिन, एंड टी से हो जाएगा आपका थायरोक्सिन। और इस तरह आप जितने भी जो अमाइन हार्मोन्स हैं उन्हें आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेप्टाइड हार्मोन्स को कैसे याद करें, ठीक है। सो पेप्टाइड हार्मोन के लिए एक छोटा सा सेंटेंस है, और वो ये है, पहले मैं लिख देता हूँ पेप्टाइड हार्मोन्स, ओके। देखिए इसके लिए एक छोटा सा सेंटेंस ये है, हेप्सी एक्टिवेट्स ऑक्सीजन solubility, ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, पेप्सी एक्टिवेट्स ऑक्सीजन solubility, ओके। और पेप्सी से हो जाएगा आपका पेप्टाइड, और इसके बाद से जितने भी वर्ड्स हैं उनका जो पहला लेटर है वो एक ऐसे हार्मोन्स को रिप्रेजेंट करेगा जो पेप्टाइड इन नेचर हो, ओके। सो इससे हो जाएगा आपका ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग रेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ओके। एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। ओ से हो जाए आपका ऑक्सीटोसिन,
एंड इससे हो जाएगा आपका सोमैटोस्टैटिन। ओके, और इस तरह ये तीनों के तीनों जो हार्मोन्स हैं उनका जो नेचर होता है वो एक पेप्टाइड नेचर होते हैं, राइट। तो इस तरह आप इन हार्मोन्स को याद कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें बताने का तो बहुत दिल कर रहा है कि ये कहाँ से रिलीज होता है, क्या क्या करता है, कहाँ से क्रिएट होता है, कहाँ स्टोर होता है, बट इसके बारे में बात अभी नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोस हो जाएगा। इसके अलावा अब देखें ये पेप्टाइड नेचर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे हार्मोन्स के बारे में जो प्रोटीन इन नेचर हो, ठीक है। तो प्रोटीन के लिए मैं पहले लिख देता हूँ प्रोटीन हार्मोन। ओके, तो देखिए इसके लिए आपको एक छोटा सेंटेंस याद रखना है, प्रो इंसुलिन promotes glute transport कहाँ से कहाँ आपको याद रखना है, हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी। ओके, आपको इसे याद रखना है जैसे मैंने लिखा है। ओके, सो देखिए प्रो इंसुलिन प्रोमोट्स ग्लूट ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ, हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी। सिर्फ ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब इससे प्रो से आपका हो जाएगा प्रोटीन हार्मोन, और अब जितने भी वर्ड्स हैं उनका जो पहला लेटर है वो क्या करेगा, एक ऐसे हार्मोन को रिप्रेजेंट करेगा जिनका नेचर कैसा हो, प्रोटीन में। ओके, तो आई से हो जाएगा डायरेक्ट इंसुलिन ही होगा, ठीक है, इंसुलिन। पी से हो जाएगा आपका पैराथायरॉइड हार्मोन, हम लोग पीटीएच बोलते हैं ना। जी से हो जाएगा आपका ग्लूकागॉन। टी से हो जाएगा आपका थायरोकैल्सिटोनिन एंड हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस के से जितने भी हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो सब के सब प्रोटीन इन नेचर होते हैं। जैसे जितने भी, और आपको ऐसे याद हो जाएगा जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है, ओके, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसके अलावा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जितने भी जो रिलीजिंग हार्मोन है सब कहाँ से रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस से होते हैं, ठीक है। और फिर वो पिट्यूटरी के पास जाते हैं, फिर पिट्यूटरी से फिर दूसरा हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। और उसके बाद से पिट्यूटरी से भी जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो सब के सब क्या नेचर क्या होता है, वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ठीक है। सो मैं पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को बता देता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, कैसे याद रखें, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा मैं एक ट्रिक देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ओके, इसका रीज़न होता है एक्चुअली जो पिट्यूटरी होता है वो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसे कंट्रोल करता है, लेकिन पिट्यूटरी को खुद हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ओके, चलिए फिर कोई बात नहीं, अब बात करते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स के रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में। सो देखिए हम लोग अभी जो हार्मोन्स देखेंगे ना वो एडिनोहाइपोफाइसिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब के पिट्यूटरी एंटीरियर जो लोब है उससे रिलीज होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है आपको याद रखना है फ्लैट ईपीजी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लैट ईपीजी। आपने ईसीजी के बारे में सुना है, ओके, ईईजी के बारे में सुना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग, आप लोगों ने ईपीजी के बारे में नहीं सुना होगा, ठीक है, बहुत कम बच्चे सुने होंगे। ये होता है इलेक्ट्रोपैलेटोग्राफी, पैलेट होता है इलेक्ट्रोपैलेटोग्राफी, और इसमें भी जैसे ईईजी ईसीजी में जैसे कर्व मिलता है ना, वैसे इलेक्ट्रोपैलेटोग्राफी में भी कर्व मिलता है, और वो अभी हम लोगों ने चेक किया तो वो कैसे निकला है, फ्लैट। तो हमने लिख दिया फ्लैट ईपीजी जो कर्व है वो कैसा है, फ्लैट है। ओके, अब चलिए हम इनसे लिखते हैं कौन कौन से हार्मोन है, ठीक है। तो इससे हो जाएगा आपका FSH, इससे हो जाएगा LH, इससे हो जाएगा ACTH, इससे हो जाएगा आपका TSH, ये हो जाएगा आपका एंडोर्फिन,
इससे हो जाएगा आपका प्रोलैक्टिन, और इससे हो जाएगा आपका ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो इस तरह जो एंटीरियर चीज से निकलने वाले जो आपके हार्मोन्स हैं आप याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, और ये सब के सब क्या है, सब प्रोटीनेसिस इन नेचर होते हैं, ठीक है। देखिए, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंडोर्फिन, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन, ओके। ये सब के सब प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और इस तरह आपका जितने भी प्रोटीन इन नेचर हार्मोन्स हैं आपको याद हो जाएंगे, ओके। अब एक बचता है आपका स्टेरॉइड इन नेचर, ठीक है। तो मैं अभी बता देता हूँ आपको इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, एस्टेरॉइड जो है वो एस्टेरॉइड जो हार्मोन है वो किससे डिराइव्ड है आपके, वो कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होते हैं। इसके अलावा विटामिन डी आप जानते होंगे, विटामिन डी भी कोलेस्ट्रॉल से ही मिलकर के बना होता है, ठीक है। 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल हमारे स्किन में होता है, फिर इसमें सनलाइट वगैरह पड़ते हैं, उसके बाद से वो फिर चेंज होते रहता है, ठीक है। फिर लीवर में उसमें हाइड्रोक्सिलेशन होता है, फिर किडनी में हाइड्रोक्सिलेशन होता है, फिर एक्टिवेट हो जाता है, आप लोग जानते हैं, ओके। तो चलिए भी फिर बात करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन, देखिए, तो इसके लिए एक छोटा सेंटेंस याद रखना है, वो ये है, सेंट पीटर entered to Catherine Garden, मुंबई, ओके। देखिए, मैंने एक छोटा सेंटेंस दिखा है, सेंट पीटर इंटर टू कैथरीन गार्डन मुंबई। एक गार्डन है मुंबई में, इसका नाम है कैथरीन गार्डन, ठीक है। वो मुंबई में है, उसमें कौन इंटर किया, सेंट पीटर ने, ठीक है। तो सेंट पीटर से आपका हो जाएगा सेंट से हो जाएगा आपका स्टेरॉइड हार्मोन, और उसके बाद से जितने भी वर्ड हैं उनका जो पहला लेटर है वो क्या करेगा, आपका एक ऐसे हार्मोन को रिप्रेजेंट करेगा जो स्टेरॉइड इन नेचर हो, ओके। सो अब देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इससे हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरॉन, हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन, इससे हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन, फिर उसके बाद से इससे हो जाएगा आपका कॉर्टिसोल, उसके बाद से जी से हो जाएगा आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एम से हो जाएगा आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसके अलावा विटामिन डी भी होता है, ठीक है। अब देखिए, आप बोलोगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड कॉर्टिसोल दोनों तो सेम ही है, ऑब्वियसली सही है, ठीक है। ये मैंने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सॉरी। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है सेंट पीटर इंटर टू कैथरीन गार्डन मुंबई, और इससे जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन है उससे याद रखते हैं, इसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन बोलें, या फिर आप इसको सेक्स एस्टेरॉइड भी बोल सकते हैं, सेक्स एस्टेरॉइड, जैसे कि एंड्रोजन्स, ओके। इसके अलावा देखो कॉर्टिसोल एक क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, और ये फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, फिर यहाँ पे कॉर्टिसोल भी बोल सकते हो, ठीक है। जो भी बच्चे एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर एग्जाम में कॉर्टिसोल आता है तो अच्छी दिमाग में रखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उन्हें मालूम नहीं यार ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, कॉर्टिसोल ही तो है, उसका एग्जाम्पल है ये कॉर्टिसोल, ठीक है। यहाँ पे फिर आप कॉर्टिसोल लिख दीजिए, कॉर्टिसोल, ओके। इसके अलावा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन होता है, एल्डोस्टेरोन, राइट, एल्डोस्टेरोन, और उसके बाद विटामिन डी। तो ये जितने भी हैं आपके, तो आपको इसमें एक दिमाग में एक बात आती होगी कि जितने भी हॉर्मोन्स हैं यहाँ पे जो रिलीज हो रहे हैं, आपने एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड में दो रीजन होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला, ठीक है। तो मेडुला से आपको कैटेकोलामाइन रिलीज होते हैं, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। इसके अलावा जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। सो एड्रेनल कॉर्टेक्स में एक छोटी सी चीज़ मैं बता देता हूँ, उसके बाद से वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा किडनी, ठीक है, और किडनी के ऊपर क्या है, एक ग्लैंड है, ओके, एक कैप शेप मान लीजिए कि ये ग्लैंड है, ठीक है। ये हम लोगों का कौन सा ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें दो रीजन है। दो रीजन कौन कौन से हैं? जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया, ठीक है, मेडुला रीजन, एड्रेनल कॉर्टेक्स, आउटर वाला कॉर्टेक्स एंड इनर वाला मेडुला। तो एड्रेनल मेडुला से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैटेकोलामाइन्स बोलते हैं, ठीक है, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ओके। और उसके बाद से जो कॉर्टेक्स होता है ना, इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में बांट दिया है, ठीक है। इसका 3 पार्ट में हम लोगों ने ऐसे इसको बांट रखा है, ठीक है। और जो बाहर वाला जैसे कि 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये 3 पार्ट होता है। तो बाहर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा, जोना रेटिकुलारिस, ओके। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से आपको जो रिलीज होता है। Thanks for watching. Please like and subscribe to get more useful videos.